is day 5 of previous year questions related to figure of speech. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ हाइपरबल इज। तो हाइपरबल जो फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है का अपोजिट मीनिंग क्या होता है? तो मियोसिस, इन्वर्जन, एनेग्नोसिस या फिर सिनेक्टकी। एनेग्नोसिस एक लिटरेरी टर्म है। इन्वर्जन जो है, इन्वर्जन एक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है जिसमें स्ट्रक्चर जिस प्रकार का होता है जिस प्रकार हम इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो शुरुआत करते हैं कि पहले हमारा कुछ WH वर्ड होगा। इन्वर्जन में WH वर्ड भी हो सकता है। कोई एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा, चाहे वो हार्डली, स्कार्सली इनसे हो, है ना। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसके बाद मेन वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है और इस तरह से ऑब्जेक्ट आता है तो सेंटेंस बनता है। सिनेक्टकी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी भी बात को, किसी बात के छोटे से रूप को बताया जाता है तो उससे कुछ और इंडिकेट होता है ना, इस प्रकार का। और जो हाइपरबल है इसका जो आंसर है मियोसिस है। तो हाइपरबल इज ओवर स्टेटमेंट, सो इट्स अपोजिट विल बी मियोसिस विच मीन्स अंडर स्टेटमेंट। अंडर स्टेटमेंट मियोसिस। और जबकि इन्वर्जन क्या है? रिवर्सल ऑफ नॉर्मल ऑर्डर। जो नॉर्मल ऑर्डर में जिस प्रकार से सेंटेंस लिखा जाता है उसका रिवर्सल है। एनेग्नोसिस इज रिकॉग्निशन ऑफ रिविलेशन। रिकॉग्निशन, जब हमारे जो प्रोटोगोनिस्ट है उसको अपनी गलतियों का रिकॉग्निशन हो जाता है, पहचान जहाँ हो जाती है वहाँ पर उस टर्म को एनेग्नोसिस कहते हैं। ट्रेजेडी में यूज़ किया जाता है, एरिस्टोटल ने ये बताया है। सिनेक्टकी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच विच अ पार्ट इज़ मेड टू रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा। किसी एक पार्ट को कोई सारा का सारे को वो इंडिकेट करेगा या फिर कोई बहुत बड़ी चीज़ जो है एक छोटी सी बात को इंडिकेट करेगी, वो हमारी क्या सिनेक्टकी होती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ही इज़ वेरी पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस। ही इज़ वेरी पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस। दिस सेंटेंस इज एग्जाम्पल ऑफ। अब ये जो सेंटेंस है UGC नेट में पूछा गया है और थोड़ा सा देखिए इस सेंटेंस के बारे में क्या लिखा है कि ही इज़ वेरी पाइनएप्पल, ही इज़ वेरी पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस। ऐसे पाइनएप्पल तो एक फ्रूट का नाम है भाई, इस पाइनएप्पल की जगह कुछ और होना चाहिए। इस पाइनएप्पल की जगह कुछ और होना चाहिए, कुछ और वर्ड होना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए थोड़ा सा मेलाप्रोपिज्म। मेलाप्रोपिज्म एक ये टर्म है जहाँ पर यूज़ किया जाता है इनकरेक्ट वर्ड को, और वो जो इनकरेक्ट वर्ड है वो क्या है? सिमिलर साउंड वर्ड है, सिमिलर साउंडिंग वर्ड है ना। तो जिसका रिजल्ट इन अ नॉनसेंसिकल और ह्यूमरस एक्सप्रेशन ये है ना। तो यही मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है वो क्या है? मेलाप्रोपिज्म है, मेलाप्रोपिज्म है। जैसे आप जानते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है किसी लड़की को लड़की ना कह के लकड़ी कह दिया जाता है, लकड़ी, है ना। और ये मजाक में, हंसी मजाक में। तो वहाँ पर जो टर्म यूज़ किया गया है वो भी क्या है? क्योंकि लकड़ी और लड़की बहुत ज़्यादा सिमिलर साउंड है ना। तो इसीलिए ये मेलाप्रोपिज्म है। तो ही इज़ वेरी पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस। तो पाइनएप्पल ये कहीं ना कहीं के और वर्ड के लिए यूज़ किया गया है, यहाँ पर मेलाप्रोपिज्म फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ बताया गया है कि द सेंटेंस पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेलाप्रोपिज्म विच मीन्स द मिस्टेकन यूज ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड। ठीक है। जबकि पैरोनोमेसिया मीन्स अ प्ले ऑन वर्ड्स, है ना, और पन। तो इसको भी याद रखें भाई, पन फिगर ऑफ स्पीच तो बहुत आता है। पैरोनोमेसिया यहाँ लिखा है, ठीक है। मैं सोच रही थी ये कोई नया है पर इसका मतलब पन है। पन फिगर ऑफ स्पीच, एक ही वर्ड का दो तीन अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। स्पूनेरिज्म मीन्स एन एरर इन स्पीच और एनाफोरा इज यूज टू रेफर बैक
टू अ वर्ड यूज अर्लियर इन द टेक्स्ट और कन्वर्सेशन। तो एनाफोरा तो क्या है कि लाइन कोई स्टार्ट होती है, एनाफोरा बहुत पूछा जाता है, स्टार्टिंग के जो वर्ड हैं रिपीट हो रहे हैं वो एनाफोरा है। ठीक है, होप करती हूँ समझ में आया। और आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि अ पोइट once referred to an old man as a tattered coat upon a stick. That is an example of कि कोई पोइट है किसी ओल्ड मैन का डिस्क्रिप्शन दे रहा है और इस प्रकार की एक टैटर फटा हुआ कोट है और जो पहना हुआ है अपॉन कहाँ पर है, स्टिक, एक लकड़ी ने पहना हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो ओल्ड मैन है भाई बड़ा ही पतला सा है, तो स्टिक की तरह है और उसके कपड़े कैसे हैं, फटे हुए हैं, बेकार हैं, पुराने हैं। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है, मेटानमी है, सिमिली है, सरकाज्म है या मेटाफर है। तो एक सेंस से तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई जो पोइट है ना सरकाज्म कर रहा है इस ओल्ड मैन के ऊपर और इसकी हंसी उड़ा रहा है। तो ये सरकाज्म फिगर ऑफ स्पीच यहाँ नहीं है ना। तो इसने पोइट किसी ओल्ड मैन को उसने क्या मान लिया है, सिमिलर टू अ टैटर कोट। और जो उसकी एक हड्डी वाली बॉडी जो है एक मतलब एक इस तरह से बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि मतलब इकहरे हार्ड की बनी हुई है, हार्ड हड्डी है ना। तो मतलब इतना पतला है कि जैसे एक हड्डी पर ही पूरा उसका ढांचा टिका हुआ है। तो उसने ऐसा मान लिया है, इसलिए मेटोनमी नहीं, स्टिक किसी ओल्ड मैन को या फिर इस तरह से रेफ़र नहीं करेगी, मेटोनमी भी नहीं है, एज लाइक यहाँ आया नहीं है और सरकाज्म नहीं है, पर ये फिगर ऑफ स्पीच जो है ये क्या है, ये मेटाफर है। लिखा है अ लाइन टैटर्ड कोड अपॉन अ स्टिक प्रेजेंट्स अ कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग एज और लाइक, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। ठीक है, द लाइन इज टेकन फ्रॉम सेकेंड स्टेंज ऑफ टी.एस. इलियट्स सेलिंग टू वेंजाटियम, जो कि पब्लिश्ड हुई है 1829 को, कलेक्शन है द टावर का। और ये यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ, आंसर दिया हुआ है डी। नेक्स्ट है फेयर इज माई लव एंड क्रूअल एज सी इज फेयर, her brow sets frown although her eyes are sunny, the above line characterized by, और कौन से फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर है, सर्कमलोक्यूशन, एंटीथेसिस, एंटी क्लाइमैक्स या बाथोस, है ना। बाथोस और एंटी क्लाइमैक्स, बाथोस कहें या फिर एंटी क्लाइमैक्स कहें, ये दोनों का मतलब एक ही है। जैसे कि आप ऊपर पैरोनोमेसिया या पन एक ही मतलब है ना, उसी प्रकार से एंटी क्लाइमैक्स और बाथोस तो एक ही हैं और इसमें एंटी क्लाइमैक्स नहीं है। सर्कमलोक्यूशन बातों को घुमा फिरा कर कहने वाली बात है, जबकि हम जानते हैं कि एंटीथेसिस जो है उसी प्रकार है जैसे ऑक्सीमोरन है, दो अपोजिट वर्ड हमें एक साथ देखने के लिए मिल जाते हैं एंटीथेसिस में, मगर ऑक्सीमोरन में वो दोनों वर्ड एक साथ देखने के लिए मिलते हैं, जबकि एंटीथेसिस में हमें दो फ्रेज देखने के लिए मिलते हैं, है ना। दो फ्रेज में अलग अलग एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। लिखा है कि फेयर इज़ माई लव, है ना, कि साफ सुथरा है मेरा प्रेम, एंड क्रूअल एज सी इज़ फेयर, और उतना ही क्रूअल है, निर्दयी है, जितना कि वो फेयर है। तो फेयर और क्रूअल एक साथ कहने से ये जो सेंटेंस है ये एंटीथेसिस यहाँ पे बनाने का काम कर रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर है बी। लिखा है द एबव एक्सट्रैक्ट इज़ फ्रॉम सैमुअल डेनियल्स पोएम सोनेट्स टू डेलिया and is an example of antithesis. It is used in writing or speech when two opposite are introduced together for contrasting effect, है ना। दो अपोजिट एक साथ यूज़ किए जाते हैं कॉन्ट्रास्ट डालने के लिए, एज द एबव केस, है ना, जैसे कि ऊपर दिया हुआ है। तो भाई ऑक्सीमोरन और एंटीथेसिस में आप अंतर करके अच्छी तरह से रखें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि द स्टेटमेंट डैट देयर आर none so credulous as infidels, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन है ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स, एंटीथेसिस या फिर मेटानॉमी का। ठीक है, लिखा है नन सो क्रेडुलस। क्रेडुलस तो भाई क्या होता है,
और इनफाइट्स क्या होता है? फाइट्स जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके, इनफाइट्स, इनफाइडल्स है ना। फाइडल्स जिस पे विश्वास किया जा सके और इनफाइडल्स जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके। क्रेडुलस, ठीक है। और क्रेडुलस वह पर्सन होता है जो आसानी से किसी पर जल्दी से विश्वास करे, एक ही बार में विश्वास कर ले। तो नन सो क्रेडुलस एज इनफिडल्स, है ना। तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति इतना आसानी से विश्वास नहीं कर सकता जैसे धोखा दिया जाए। तो इस तरह से इसका मीनिंग है। ऑक्सीमोरन एक साथ नहीं रखा इसलिए नहीं है, एक ही ये पैसे इस हम कहेंगे फ्रेज़ है, इसलिए एंटीथेसिस भी नहीं है, मेटानोमी नहीं है। ये जो है, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये पैराडॉक्स है। लिखा है अ पैराडॉक्स इज़ अ स्टेटमेंट दैट इज़ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर बहुत क्रेडुलस है तो इनफैक्ट्स कैसे हो सकता है ना। Because it often contains two statements that are both true, but in general cannot both be true at the same time. तो आज के लिए इतना ही। होप करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। कैसा आपको लगा आप अपने कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।